हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। और मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स के बारे में एक बात बता देता हूँ कि देखिए, जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, इससे एक प्रॉब्लम का आना कंफर्म है, दैट इज श्योर श्योर। तो केमिकल काइनेटिक्स में एक और बात है कि केमिकल काइनेटिक्स में मैं मानता हूँ कि केमिस्ट्री कम और मैथ्स ज़्यादा है। और अगर आपने एक बार इसे अच्छे से समझ लिया तो ये मान करके चलिए कि आपकी प्रॉब्लम गलत हो इसके बहुत कम चांसेस। ठीक है। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए यूट्यूब पर और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेना चाहूँगा कि ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी आता है। मुझे नहीं पता कभी आपने ऐसा कुछ किया है या नहीं, बट मैं जब छोटा था तो हम लिजर्ड्स के साथ खेलते थे मतलब हाथ से पकड़ते नहीं थे, मुझे भी बहुत डर लगता है। बट हम लोग क्या करते थे कि लिजर्ड जैसे घूम रही, मैंने पानी डाल दिया उसके ऊपर ठंडा, आप भी ये करके देख सकते हो, वो लिजर्ड घूमना बंद हो जाएगी, वो बेचारी वहीं पड़ी रहेगी थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा दौड़ेगी। लेकिन जब आप पानी डाल दोगे ठंडा, आप ऑब्जर्व करना लिजर्ड मूव नहीं कर पाएगा। और उसी तरीके से कुछ ऑब्जर्वेशन आपने पता नहीं किए या नहीं, लेकिन अब करना आज की क्लास के बाद। अगर मैं उनके बारे में डिस्कशन करूँ तो जो बटरफ्लाइज होती हैं आपकी, आपने ये बटरफ्लाइज गर्मियों में देखी होंगी, बट यू हैव नेवर सीन देम इन विंटर्स, राइट? तो क्यों? तो मैं आपको बताता हूँ, विंटर्स में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, इनकी बॉडी के अंदर, इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है, जो इन्हें गाइड कर रही होती है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को, जैसे हमने खाना खाया तो डाइजेशन होता है, वो पचता है, तो वो पचने की प्रोसेस स्लो हो जाएगी तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो उससे सारी केमिकल प्रोसेस स्लो हो जाएंगी। यही काम लिजर्ड के साथ होता है, जब आप ठंडा पानी डाल देते हो तो उसकी केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाती है और बेचारी दौड़ नहीं पाती। सेम काम किसके साथ होता है? बटरफ्लाई के साथ होता है, इसलिए वो ठंडों में नजर नहीं आता, राइट? तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। केमिकल काइनेटिक्स, जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है, केमिकल काइनेटिक्स, अभी डेफिनेशन पे मत जाओ, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। केमिकल काइनेटिक्स, ये हैं भाई दो वर्ड्स। तो केमिकल आप जानते हो, केमिकल रिएक्शन से आया, काइनेटिक्स में मतलब समथिंग इन मोशन। तो केमिकल काइनेटिक्स में वी आर गोइंग टू स्टडी द केमिकल रिएक्शंस व्हेन दे आर इन मोशन। तो जब एक केमिकल रिएक्शन मूव कर रही है, मूव करने का क्या मतलब है? आपके रिएक्टेंट मिलकर के क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो वो केमिकल रिएक्शन कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाएगा, कितना रिएक्टेंट बनेगा, ये सारी चीजें हम कहाँ से पता लगाएंगे कि कितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाएगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितने टाइम में पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ये सब हम पता लगाएंगे केमिकल काइनेटिक्स। और ये भी पता लगाएंगे कि टेम्परेचर को चेंज करने पर क्या फर्क पड़ेगा किसी रिएक्शन के रेट पे, प्रेशर को चेंज करने पे क्या फर्क पड़ेगा, और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पे क्या फर्क। तो लिख लीजिए, इट इज ब्रांच ऑफ physical chemistry which deals with the rate of chemical reactions and the factors affecting the rate of chemical reaction like temperature, pressure, concentration। तो concentration को कम या ज़्यादा करने पर क्या फ़र्क पड़ेगा, टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने पर वो स्लो होगी या फास्ट होगी, प्रेशर से क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम केमिकल काइनेटिक के अंदर मैकेनिज्म को भी स्टडी करने वाले हैं कि कोई रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होती है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। क्योंकि जो थर्मोडाइनेमिक होता है, जैसे मान लीजिए मैंने केमिकल रिएक्शन लिख दिया आपके सामने, सपोज आई एम टेकिंग दिस केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी गिविंग यू प्रोडक्ट्स, राइट? तो जब मैंने ये केमिकल रिएक्शन लिखी तो पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि ये फीजिबल है। फीजिबल मतलब ये हो सकती है या नहीं। अगर नहीं हो सकती तो काम ही खत्म, बट अगर हो सकती है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसे स्टडी करेंगे। जो हो ही नहीं सकती तो स्टडी काहे की करोगे? तो फीजिबिलिटी का पता लगाने के लिए आप लोग थर्मोडाइनमिक यूज करते हो। थर्मोडाइनमिक में आप लोग डेल्टा जी से पता लगाते हो, वो नेगेटिव आता है तो बोलते हो कि प्रोसेस फीजिबल है, पॉजिटिव आता है तो बोलते हो प्रोसेस फीजिबल नहीं है। लेकिन अगर ये फीजिबल है, फिर दूसरा हमारा पॉइंट होता है हम एक्सटेंड का किससे पता लगाएं। तो डेल्टा जी तो थर्मोडाइनमिक में आता था, थर्मोडाइनमिक्स से तो हमने ये पता लगा लिया होगी या नहीं। अगर होगी तो 10% होगी, 20% होगी या 100% होगी, उसका एक्सटेंट कितना होगा। एक्सटेंट का हम लोग पता किससे लगाते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम से। किससे पता लगाते हैं भाई? केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए ये भाई साहब दूरबीन से देख रहे हैं कि इसका स्कोप क्या है। फिर मेरा तीसरा पॉइंट है स्पीड। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं कि भाई अगर वो हो रही है तो फिर किस स्पीड से हो रही है, किस रेट से हो रही है। जहां भी ये टर्म आ जाए रेट, तो रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम।
चाहे वो मेरे दौड़ने का रेट है कि मैं कितने टाइम में दौड़ रहा हूँ, चाहे दौड़ने के अलावा अगर मैं बात करूँ, सिर्फ दौड़ना ही नहीं होता, अगर मैं पानी भी किसी गिलास से नीचे गिरा रहा हूँ तो किस रेट से पानी नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो जब भी मैं बात कर रहा हूँ रेट की, तो आप ये मान करके चलिए कि वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द रेट, वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द रेट, तो वो पर यूनिट टाइम होता है। मेरे दौड़ने का रेट मीटर पर सेकेंड, पानी के गिरने का रेट 1 लीटर पर सेकेंड, 2 लीटर वॉल्यूम पर सेकेंड। तो नीचे डिनोमिनेटर में टाइम आ जाएगा और ऊपर वो चीज़ आ जाएगी जो भी आप करना चाहते, राइट। तो इन सब चीज़ों से आपको यहाँ पर अगर किसी रिएक्शन का रेट पता लगाना है, आपको किसी रिएक्शन की आपको स्पीड पता लगानी है, तो बस उसका फिर एक ही तरीका है भाई, उसका जो तरीका है वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन का रेट पता लगाएंगे और उसका मैकेनिज्म भी पता लगाएंगे कि मैकेनिज्म से केमिकल रिएक्शन होती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई। तो एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, जस्ट ए मिनट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। तो हम रिएक्शन को दो बेसिस पर क्लासीफाई करेंगे। तो दो बेसिस कौन कौन से होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट मिनट, थोड़ी सी मैं अपनी फोटो को इधर कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड हम लोग रिएक्शन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूँ। या तो मेरी रिएक्शन बहुत स्लो होगी, या मेरी रिएक्शन फास्ट होगी, या मेरी रिएक्शन मॉडरेट होगी, राइट। तो स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन, हो गए तीनों पॉइंट। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म हम रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हम बोलते हैं सिंपल, सिंपल का ही एक और नाम होता है एलिमेंट्री, सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन। और दूसरी होती है आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, इन सबको मैं पढ़ने वाला। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्लो रिएक्शन क्या है, फास्ट रिएक्शन क्या है, मॉडरेट क्या है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हम बोलते हैं स्लो या फास्ट, ये रिलेटिव टर्म होती है। मैं ऐसे नहीं कह सकता, मैं चल रहा हूँ, अभी एक बच्चा दौड़ के मेरे बगल से निकल के, तो मैं बोलूंगा वो फास्ट था, मैं उससे भी तेज दौड़ने लगा तो मैं फास्ट हो जाऊंगा, वो स्लो हो जाएगा जिससे मैं पहले फास्ट हुआ। ये रिलेटिव टर्म। तो जब मैं कह रहा हूँ कि कोई रिएक्शन स्लो है या फास्ट है, फास्ट रिएक्शन का क्या मतलब है, जैसे कि अगर एसिड बेस रिएक्शन है, आपने एसिड को बेस में डाला, तो जैसे ही आप एसिड को बेस में डालेंगे तो यू विल गेट सॉल्ट प्लस वाटर इमीजिएटली, 1 सेकंड के भी 1 लाख बेस से में रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, राइट। तो ये फास्ट रिएक्शन होगी। तो ऐसी रिएक्शन जो इंस्टेंटली हो जाए, बिल्कुल टाइम ना ले, वो फास्ट होगी। तो स्लो रिएक्शन क्या होंगे, स्लो रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो देखिए, जब आयरन की रस्टिंग की बात करते हैं हम, तो कई जगह आयरन की रस्टिंग हो सकता है 15 दिन में, कई जगह हो सकता है 6 महीने में, कहीं इन्वायरमेंट अच्छा है तो हो सकता है आयरन की रस्टिंग होने में कम से कम 2 साल 3 साल लगे। तो ये स्लो रिएक्शन होगी। तो ये रिलेटिव टर्म्स, राइट। तो फास्ट क्या है, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ भाई, आप लोग सब मेरे साथ साथ इसकी डेफिनेशन लिख लें। फास्ट रिएक्शन, दीज आर द रिएक्शंस विच टेक प्लेस, लिख लीजिए भाई, these are the reactions which take place instantaneously within a fraction of time, within a fraction of time. For example, acid base reaction होगी, तो फिर आपकी स्लो रिएक्शंस क्या होंगी, तो these are the reactions which take place, these are the reactions which take place at a very slow rate, right. So these are the reactions which take place at a very slow rate। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लो रिएक्शन। देख लीजिए भी डेफिनेशन को, और प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे, मान कर चलिए मैं बिल्कुल एडवांस के लेवल का पढ़ाने वाला हूँ, तो नोट्स प्रॉपर बना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाए। स्लो रिएक्शन पता पड़ गया, फास्ट पता पड़ गया। तो मैं अगले पर आता हूँ, मॉडरेट रिएक्शन। ये कौन सी होती है तो ये ऐसी रिएक्शन होती है जो ना तो भाई होने में सालों लगा रही है, और ना ही 1 सेकंड के 1 लाख में हिस्से में हो रही, मतलब ना तो ये बहुत फास्ट है और ना ये बहुत स्लो है।
और अक्सर हम इन्हीं रिएक्शंस को स्टडी करते हैं जो कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में या कुछ घंटों में, आवर्स में खत्म हो जाए, राइट? तो these are the reactions which are neither very fast nor very slow, राइट? और ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल H2O2 aqueous, अगर आप इसे लेते हैं इट विल डिकम्पोज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, राइट? So this is example of moderate reaction. Any doubt you have till this point? नहीं है भाई? तो आपको मॉडरेट पता पड़ गया। तो यहाँ पर अब आप एक नोट भी लिख सकते हैं कि हम कैसी रिएक्शन को स्टडी करते हैं। हम कैसी रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो मैं बता देता हूँ। हम ऐसी रिएक्शन को स्टडी करते हैं जो ना तो बहुत फास्ट है ना स्लो है। तो नोट करके लिख लीजिए, इन केमिकल काइनेटिक्स वी जनरली स्टडी मॉडरेट रिएक्शन। वी जनरली स्टडी मॉडरेट रिएक्शन। तो यहाँ पर आप ये नोट लिख सकते हैं कि हम मॉडरेट रिएक्शंस में ही स्टडी करते हैं, क्योंकि कोई रिएक्शन 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में हो रही है, 9 लाखवें हिस्से में हो रही है, हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके घर में जो दूध आया वो 2 घंटे की बजाय अगर 4 घंटे चल जाए, खराब ना हो खुले में रखने पर, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मॉडरेट रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। चलिए अब मैं आता हूँ अगले पर, सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन होती है? तो देखिए, सिंपल या एलिमेंट्री एक ही ना मतलब है इसका। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में क्या होता है, कई बार पहली लाइन में लिख देते हैं वो लोग पूरे सिंपल रिएक्शन, आप पूरे में ढूंढते रहते हो यार ये एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स। अरे भाई, उसने क्वेश्चन के पहली वर्ड में लिख दिया पूरे सिंपल रिएक्शन। तो सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं? तो दीज आर द रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप। लिख लीजिए, these are the reactions which take place in single step, और इन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो फिर कॉम्प्लेक्स क्या होती है? तो मैं बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती है। अभी एक से ज़्यादा स्टेप का क्या मतलब है? जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये मेरी एक रिएक्शन है जिसमें 2NO और O2 मिलके 2NO2 बना। तो देखिए 2 स्टेप में होती है। आप ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म अक्सर पढ़ते हैं, तो वो 2 स्टेप कौन कौन से हैं? पहले स्टेप में क्या होगा, ये जो 2NO है, ये 2NO डाइमराइज होकर के N2O2 बनाएगा। फिर ये N2O2 सेकेंड स्टेप में O2 बनाएगा। तो देखिए मैं इस रिएक्शन को क्या बोलूँगा? एलिमेंट्री रिएक्शन, एक सिंगल स्टेप में हो रही है। इसे क्या बोलूँगा? एलिमेंट्री रिएक्शन। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके ऐड कर दूँ तो देन आई विल गेट 2NO गैस प्लस O2 गैस, दैट विल गिव यू 2NO2 गैस। तो ये वाली रिएक्शन मिल गई मुझे। तो ये रिएक्शन कहलाती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, एलिमेंट्री एक ऐसी चीज होगी जिसे फर्दर और छोटे हिस्सों में ब्रेक ना किया जा सके। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो एक से ज्यादा एलिमेंट्री रिएक्शन से मिलकर के बनेगी, राइट? तो लिख लीजिए डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, these are the reactions, these are the reactions which take place in more than one step। तो ये ऐसी रिएक्शन है जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसकी एक और डेफिनेशन, अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन स्टेप। एक ही बात है वैसे, तो लिख लीजिए, दीज आर द रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, राइट? एंड एवरी स्टेप विल बी अ एलिमेंट्री रिएक्शन, राइट? तो अब आपको कॉम्प्लेक्स का पता पड़ गया, आपको एलिमेंट्री का पता पड़ गया। एग्जाम्पल जरूर लिख लेना। तो अब मेरा एक आपसे सवाल है भाई, और वो सवाल क्या है, ज़रा वो सवाल डिस्कस कर लेता हूँ। वो सवाल ये है, कैन वी जज अ रिएक्शन जस्ट बाय सीइंग इट? जज से मेरा मतलब है कि क्या किसी रिएक्शन की शक्ल देखकर
मैंने अब ये रिएक्शन लिख दिया और मैं आपसे पूछूं ये एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, तो क्या आंसर होगा बताइए। कैन वी जज अ रिएक्शन जस्ट बाय सीइंग इट? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ एक रिएक्शन को देखने मात्र से हम ये कमेंट नहीं कर सकते कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री है या वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। नेवर। तो लिख लीजिए पॉइंट, जस्ट बाय सीइंग अ रिएक्शन, नोट कर लीजिए, वी कैन नॉट से whether that reaction is elementary or complex। हो गया भाई। चलिए अब अगले पॉइंट पर आते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन के रेट की, तो रेट मैंने बताया कि जहां पर भी रेट होगा, जहां पर भी ये टर्म आ जाएगी नीचे टाइम आएगा। तो जब मैं केमिकल रिएक्शन के रेट की बात कर रहा हूँ, तो आप ऐसे समझिए कि केमिकल रिएक्शन में ए प्लस बी मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए और बी आपके रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट बना। तो जब ए और बी मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन होने का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन होने का मतलब बड़ा साफ है कि जो आपके रिएक्टेंट होंगे वो डिसअपियर होंगे, आपके जो रिएक्टेंट होंगे वो डिसअपियर होंगे, और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो अपीयर होगा। क्योंकि जब भी मैं केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो केमिकल रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही हो। तो प्रोडक्ट डिसअपियर होंगे और रिएक्टेंट, सॉरी, प्रोडक्ट अपीयर होंगे और रिएक्टेंट डिसअपियर होंगे। तो मैं रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालूंगा और प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस निकालूंगा, और उन्हीं में से किसी से रेट ऑफ रिएक्शन आना चाहिए। अब अगली बात, अब यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं एक ही रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहा हूँ, प्रोडक्ट से निकालूं तो अलग आए और रिएक्टेंट से निकालूं तो अलग आए। रेट ऑफ रिएक्शन तो एक ही आएगा, चाहे मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस से निकालूं, चाहे मैं रेट ऑफ अपीयरेंस से निकालूं। ठीक है, तो वो कैसे वन आएगा, कैसे वन नहीं आएगा, अब जरा हम ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं भाई। अब आप इधर देखिए, तो आपको ये पता पड़ गया कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी निकलेगा, रेट ऑफ अपीयरेंस भी निकलेगा, और उन्हीं की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन आने वाला, उन्हीं की मदद से। तो अगर उन्हीं की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन आने वाला है तो वो कैसे आने वाला है, तो मैं उस पॉइंट को डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले ए और बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रिएक्शन का रेट जनरली आप ऐसे एक्सप्रेस करोगे, ए का कितना अमाउंट खत्म हो गया, बी का कितना अमाउंट खत्म हो गया पर यूनिट, उससे आप पता लगाओगे कि किसी केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है, राइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन, जस्ट अ मिनट। तो इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन a particular time interval. So what is rate of chemical reaction? It is change in concentration of reactant or product in a particular time interval, right? तो इसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये दो चीजों से मिलकर के बनता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस क्या, मैं इनको भी डिस्कस करने वाला हूँ, बट उससे पहले आप ये लिख लीजिए। अक्सर मैं बोलता हूँ ये कॉन्सेंट्रेशन बड़ी छोटी चीज है, मुझे यहाँ लिखना चाहिए, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट। So it is change in amount of reactant or product in a particular chemical reaction, right? And during a particular time interval. तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने से पहले आपको सीखना पड़ेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। तो मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस पे आता हूँ सबसे पहले। तो ये क्या है भाई, रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस। तो जरा आप इसे देखिए, जब मैं बात कर रहा हूँ रेट ऑफ, जस्ट रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो यहाँ लिख लेता हूँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये क्या है, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने रिएक्टेंट लिया और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैंने T0 पर कलर चेंज कर लिया, T0 पर मैंने 100 मोल लिए, 1 लीटर का वेसल है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, 1 लीटर क्यों लिया है, क्योंकि जितने मोल होंगे वही कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, और ये जीरो था। थोड़ी देर बाद मैं क्या पाऊंगा कि 100 माइनस एक्स, और ये एक्स बनेगा। तो मान लीजिए मैंने एक्स की वैल्यू आफ्टर 10 सेकेंड्स, ये 80 मोल बचे, तो इसके कितने होंगे 20 मोल।
होंगे या नहीं? तो देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस की अगर मैं बात करूं तो आप इसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में भी निकाल सकते हो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर क्या होगी, मोल्स ऑफ आर अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम 1 लीटर है, तो जो मोल है वही कॉन्सेंट्रेशन। उसी तरह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि भाई रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट वो क्या होगा, तो पहले 100 थे, अब 80 रह गए, 20 घट गए भाई, तो मैं क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ आर फाइनल, मोल्स ऑफ आर इनिशियल अपॉन डेल्टा, आगे माइनस लगा, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा। और कंसंट्रेशन की टर्म में निकालना चाहते हो तो वो भी हम निकाल, अमाउंट चेंज होना चाहिए, बट कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में हम जब ही निकालेंगे जब वॉल्यूम कॉन्सेंट। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइनल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल डिवाइडेड बाय आगे माइनस, राइट। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस को नॉर्मली हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में ही करते हैं। तो व्हाट विल बी रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर विल बी माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, या फिर माइनस डेल्टा एन आर बाय डेल्टा टी। तो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में निकालो या मोल की टर्म में निकालो, यहाँ तो सेम ही है क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है। तो इट विल बी 20/10, तो आप 2 मोल की टर्म में अगर निकाल देते हो तो 2 मोल पर सेकंड के रेट से डिसअपियर हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में भी निकालते हो तो कैपिटल एम आ जाएगा मोल पर लीटर, राइट। मैं नहीं आ रहा हूँ तो अब ये देखेंगे, बोले भाई यहाँ तक कोई डाउट है? तो ये आपने इस तरीके से रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाला। अब मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ डिसअपियरेंस। यहाँ लिख लीजिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यहाँ पर लिख देता हूँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इट इज डिफाइंड एज amount of reactant amount of reactant reacted amount of reactant reacted per unit time, कितने टाइम में कितना रिएक्ट कर रहा है। तो वो अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में भी हो सकता है, वो अमाउंट मोल की टर्म में भी। यहाँ तक कोई डाउट है? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस आ गया। तो देखिए यहाँ पर अब मैं रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करूँ तो ये रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस तो मैं पिछला ही केसेस से हम आर ओ ए से लिख देते हैं। तो वापस से मैं पिछला केस आपको समझाता हूँ। इसके 20 मोल बने थे कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। तो बस इट इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। तो इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो पुराने केस की अगर इस केस में मैं बात करूँ तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी क्या होगा, या प्रोडक्ट क्या होगा, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, या फिर डेल्टा एन आर ओवर डेल्टा टी। एन आर नहीं होगा, एन पी आएगा भाई, चेंज इन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो अगेन वो 20/10 आएगा। तो आप लिख सकते हो 2 मोल पर सेकेंड या फिर 2 मोलर पर सेकेंड, क्योंकि मैंने वॉल्यूम 1 लीटर। तो भाई ये आपका कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में आ गया, ये आपका मोल की टर्म में आ गया। आप चाहो तो मास की टर्म में भी निकाल सकते। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर हो गई। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मोस्ट कॉमन एरर होती है कि कॉन्सेंट्रेशन हो या आप ये मोल की टर्म में तो आप हमेशा निकाल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में आप तभी निकाल सकते हो तब वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए नोट, नोट इफ वॉल्यूम इज वेरिएबल, अगर वॉल्यूम वेरिएबल है मतलब रिएक्शन के दौरान पिस्टन ऊपर या नीचे हो रहा है जहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो आप जो भी निकालेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो भी निकालेंगे वो आप निकालेंगे फिर चेंज इन मोल्स पर यूनिट टाइम, राइट। आप वहां पर कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर नहीं लेंगे, दैट विल बी रॉन्ग। अगर आपने, वो भी मैं बताऊंगा कि वो गलत क्यों है।
तो अगर वॉल्यूम वेरिएबल है तो रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन आप मोल की टर्म में निकालें, वो बेहतर होगा। मास की टर्म में भी एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं आ सकता मास की टर्म में, बट अपीयरेंस डिसअपीयरेंस में दिक्कत है। बट अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं बता देता हूँ, तब आप लिख लीजिए, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट, ये सेकंड नोट है भाई, ये पहला नोट है तो यहाँ मैं दूसरा पॉइंट लिख देता हूँ, कलर चेंज करने दो। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या करने वाले, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन हो, चाहे रेट ऑफ अपीयरेंस हो, चाहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो, तो आप वो मोल की टर्म में भी निकाल सकते हो, डेल्टा एन बाय डेल्टा टी। आप वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में भी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो देखिए मोल तो आप कहीं पर भी फेल नहीं होगा मोल वाली चीज, बट कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज फेल हो सकती है अगर वॉल्यूम वेरी कर रही। क्यों, जरा मैं आपको इसका रीजन भी समझाता हूँ, अभी आप लोग समझ जाएंगे लॉजिक से। मान लीजिए केमिकल रिएक्शन हो रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, राइट। तो पहला सिनेरियो में लेता हूँ जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, टी जीरो पर इसके 100 मोल थे, ये जीरो था। 10 सेकंड के बाद इसके 80 मोल है, तो इसके 20 मोल है, ठीक है। तो अगर इसकी वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट ले ली 10 लीटर कांस्टेंट, तो देखिए इनिशियल रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 100 बाई 10, 10 मोलर। फाइनल रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 80 बाई 10, 8 मोलर। तो देखिए अगर अमाउंट घट रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन भी घट रही है। तो यहाँ वॉल्यूम अगर कांस्टेंट थी तो मोल घटेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी घटेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम पता कहाँ होती है, अगर वॉल्यूम वेरिएबल हो जाए। कैसे, अब मैं बताता हूँ। जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है, टी जीरो पर मैंने दोबारा 100 मोल लिए, ये जीरो थे। थोड़ी देर के बाद मैंने ये 80 हो गए मोल, तो आप जानते हो ये 20 हो गए। फिर आपने एक्सटर्नल सोर्स या कैसे भी करके वॉल्यूम को वेरी करा दिया। कैसे, मान लीजिए पहले आपकी वॉल्यूम थी 10 लीटर, लेकिन अब वॉल्यूम है 20 लीटर, या 5 लीटर ले लेता हूँ मैं। अब आप देखना एक इंटरेस्टिंग बात क्या आएगी, तो मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की निकालूंगा तो वो कितनी आएगी, 10 मोलर। पहले भी 10 ही आ रही थी और रिएक्टेंट घट रहा है। और अब मैं अगर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालूं रिएक्टेंट की तो वो कितनी आएगी, 16 मोलर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको गलत आइडिया दे दिया। एज पर कॉन्सेंट्रेशन आप देखेंगे तो आपको ऐसे लग रहा है कि रिएक्टेंट बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, जबकि आप जानते हैं यार ये तो 100 की जगह 80 रह गए, तो मोल तो कम हो रहे हैं। इस वजह से अगर आपकी वॉल्यूम वेरिएबल है, अगर आपकी वॉल्यूम वेरिएबल है तो आप कभी भी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में ना रेट ऑफ अपीयरेंस निकालें ना डिसअपीयरेंस निकालें, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन तो आएगा ही, राइट। तो ये बात आप लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ disappearance or ROR can be measured in terms of concentration or partial pressure only if volume is constant. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता। क्या होता है, एनसीईआरटी में भी हर जगह कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखा हुआ, हर जगह कॉन्सेंट्रेशन। तो कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ओनली इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो फिर आप कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में नहीं करेंगे, किसकी टर्म में करेंगे भाई, मोल की टर्म में। मैं बार बार ये बात आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। मैं ये पार्शियल प्रेशर क्यों कह रहा हूँ ये भी देख लेते हैं, बट उससे पहले पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीख लेते हैं। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकालोगे, जैसे मान लीजिए मैंने ए से 2B लिया, मन से मैं कोफिशिएंट अलग ले रहा हूँ, 3C लिया। अब अगर टी जीरो पर ये 100 मोल थे, 1 लीटर का वेसल ले लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट ले लिया, तो 100 मोलर भी कह सकते,
थोड़ी देर के बाद ये 80 मोल बचे, 10 सेकंड के बाद मान लो, तो ये कितने होंगे? 20 मोल नहीं, 40। ये कितने होंगे? 60 मोल। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात, अगर यहाँ पर मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालता हूँ, किसका? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो वो कितना आएगा? 80 माइनस 100 बाय 2 मोलर पर सेकेंड। मोलरिटी की टाइम में निकाल लो। मैं रेट ऑफ अपीयरेंस निकालता हूँ बी का, वो कितना आएगा? पहले तो 0 था, तो 40 माइनस 0 बाय 10। रेट ऑफ अपीयरेंस निकाल लेता हूँ सी का, तो वो कितना आएगा? अब गाड़ी फंस गई। कहाँ फंस गई? रेट ऑफ अपीयरेंस तो आपने ठीक निकाल लिया, डिसअपियरेंस भी ठीक निकाल लिया। अब मैं पूछता हूँ इनमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा भाई? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा या 6 होगा? तो यहाँ बच्चे फंस जाते हैं। तो देखिए इसका तरीका क्या निकाला गया, इसे डिफाइन ही ऐसे कर दिया कि यार देखो इसका कोफिशिएंट 2 है, अगर इसे 2 से डिवाइड कर दूं, इसे 3 से डिवाइड कर दूं, तो ये भी 2 आ जाएगा और ये भी 2 आ जाएगा, तो काम बन जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस को कैसे डिफाइन कर दिया। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस लिख रहे हैं तो हम कोफिशिएंट नहीं लिख रहे। यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा माइन प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, प्लस क्योंकि ये प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। ये आ गया। तो ये रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस हो गए जहाँ मैं कोफिशिएंट यूज नहीं कर। अब मैं यहाँ पर क्या लेने वाला हूँ? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं क्या लिखूंगा? माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। अब ये 2 आना चाहिए, तो बी के लिए मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा बी बाय डेल्टा टी डिवाइड बाय 1/2। ई को क्या लिखूंगा? डेल्टा सी बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1/3, डिवाइड बाय 3 या मल्टीप्लाई बाय 1। अब आपको समझ आ गया होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन अब आपका क्या आएगा? 2 मोलर पर सेकेंड। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन आप ए के से निकालेंगे तो भी 2 आएगा, अब बी की मदद से निकालेंगे तो भी 2 आएगा, सी की मदद से निकालेंगे तो भी 2 आएगा, क्योंकि आप इसे 3 से डिवाइड करोगे, इसे 2 से डिवाइड। ऑब्वियस सी बात है यार, एक रिएक्शन के 3 रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं हो सकते ना, एक ही होगा। जबकि रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस अलग हो सकते हैं, क्योंकि जितने टाइम में इसका 1 मोल रिएक्ट करता है उतने में इसके 2 बनते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसके 2 है तो इसका 4 ही है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस अलग होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आ गया है अभी, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। राइट, चलिए अब इसमें आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, और वो छोटी सी चीज़ क्या है, जरा आप इधर देखिए। वो छोटी सी चीज़ ये, मैंने एक रिएक्शन लिखी, केमिकल रिएक्शन, ए गिविंग यू बी टू प्रोड्यूस सी एंड डी, राइट। तो यहाँ पर मैंने कहा भाई आर लिखो, तो आर क्या होगा? -1/a, डेल्टा की जगह डी ए बाई डी टी भी लिख सकते, -1/b, डी बी बाई डी टी भी लिख सकता हूँ, 1/c, डी सी बाई डी टी, 1/d, डी डी बाई डी। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ भाई रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, ये होगा रेट ऑफ अपीयरेंस। लेकिन अगर मैं इसे कोफिशिएंट के साथ ले रहा हूँ तो नाउ इट हैज बिकम रेट ऑफ, देखिए विदाउट कोफिशिएंट ये होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, लेकिन अगर इसके साथ ले रहा हूँ तो नाउ इट हैज बिकम रेट ऑफ कोफिशिएंट के साथ। विदाउट कोफिशिएंट ले रहा हूँ तो नाउ इट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, बी नहीं लिया है मैंने, लेकिन अगर मैं इसे इसके साथ ले रहा हूँ पूरा, तो पूरा तो रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमें कोफिशिएंट की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है? कोफिशिएंट की जरूरत। जैसे मैं बताता हूँ, मैं अक्सर क्लास में ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो मेरी क्लास में, पहले आप ये लिख लीजिए, इन जनरल, इन जनरल, ये वाली कहानी है, ठीक है। तो ये इन जनरल केस था। अब अगर मैं आगे बढ़ूं,
तो मान लीजिए मैंने एक बच्चा राम लिया, एक बच्चा लक्ष्मण लिया। भाई राम लक्ष्मण आजकल तो दोनों भाई हैं। अब एक केमिकल रिएक्शन मैंने करा दी, राम जी ने केमिकल रिएक्शन लिखी ये, और लक्ष्मण जी ने केमिकल रिएक्शन लिखी ये। तो मेरा पहला सवाल, राम जी की केमिकल रिएक्शन ठीक है, लक्ष्मण जी की केमिकल रिएक्शन ठीक है, बैलेंसिंग के हिसाब से देखें कौन सी बैलेंस है? तो यहाँ सवाल यही है, इसका जवाब भी यही है कि भैया दोनों बैलेंस है, ना राम जी गलत है ना लक्ष्मण जी गलत। अगर राम जी और लक्ष्मण जी दोनों ठीक है तो फिर दिक्कत कहाँ है? मैं बताता हूँ दिक्कत कहाँ है। T0 पर राम जी ने 100 मोल लिए थे, ये 0 थे। लक्ष्मण जी ने भी 100 मोल लिए थे, ठीक। और जो रिएक्शन हो रही है वो मेरे हाथ में हो रही है। मैंने एक जगह राम जी को बैठाया, एक जगह लक्ष्मण जी को, दोनों भाई हैं। ये वो वाले राम और लक्ष्मण भगवान नहीं, आज भी लोग रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ए के 100 मोल लिए, तो राम ने ये रिएक्शन बैलेंस करके लिखी, लक्ष्मण ने ये बैलेंस करके लिखी, दोनों ने एक ही तरीके से बैलेंस। और 100 मोल है तो दोनों को 100 ही दिख रहे थे। 1 लीटर का वैसल है तो कॉन्सेंट्रेशन भी वही दिख रही थी भाई, 100 मोल है 100 मोल। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब रिएक्शन थोड़ी हुई तो यहाँ 80 रह गए, यहाँ 20, और यहाँ भी 80 रह गए, यहाँ 20, क्योंकि 20 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसमें कंटेनर में अगर 80 रहे होंगे तो दोनों को 80 दिखेंगे भाई, बोलो। अगर दोनों को 80 दिखेंगे तो क्या होगा भाई? अगर दोनों को 80 दिखेंगे तो क्या होगा? तो राम ने रेट ऑफ अपीयरेंस निकाला, ठीक है, कितना आया? टाइम 10 सेकेंड ले लो, 2 मोलर पर सेकेंड। राम ने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाला ए का, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो कितना आएगा? 2 मोलर पर। अब लक्ष्मण ने भी निकाला भाई, मैं भी निकाल लेता हूँ। तो रेट ऑफ अपीयरेंस कितना आया? 20/2। अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ ना, तो अपीयरेंस में तो डेल्टा बी कोफिशिएंट तो आता नहीं है, अपीयरेंस में कोफिशिएंट तो आएगा नहीं। तो डेल्टा बी बाय डेल्टा टी कितना आ जाएगा? 2। डिसअपीयरेंस में अगेन 2, कोफिशिएंट तो आता नहीं। तो पता दोनों को प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है? बताओ कहाँ आने वाली है? मैं बताता हूँ अब भाई दोनों को प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है। मैंने कहा राम से, भैया आप मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के दो। तो राम ने तो ये एक्सप्रेशन लिखी, और लक्ष्मण ने क्या रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिखी? 1/2 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ये लिखी। ठीक है, थोड़ा सा मैं साइड हो जाता। अब जब दोनों ने ये रिएक्शन लिखी भाई, तो यहाँ राम का रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा बताओ? राम का रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? 2 मोलर पर सेकेंड। वहीं पर लक्ष्मण का क्या आएगा? देखो ये तो 2 था, 1 मोलर पर सेकेंड। तो ध्यान से देखिए, दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग आ रहा है। ध्यान से देखिए भाई, दोनों का, राम और लक्ष्मण दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग आ रहा है, लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दोनों सेम आ रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता पड़ी, और वो ये बात पता पड़ी कि एक ही रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग हो सकते हैं अगर आपने उसे अलग अलग तरीके से बैलेंस किया है। तो कभी भी क्वेश्चन पेपर में अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा तो मुझे बैलेंस करके रिएक्शन देनी पड़ेगी, नहीं तो राम और लक्ष्मण की तरह आप भी कर लोगे बैलेंस, और 3 से मल्टीप्लाई करके एक और भरत आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके शत्रुघ्न आ जाएगा, तो होगा क्या? चारों के रेट ऑफ रिएक्शन अलग आएंगे। बट
चारों के रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस सेम होंगे। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर मैं कभी किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा हूँ तो मुझे वो बैलेंस करके देनी चाहिए, नहीं तो हर बच्चा अपने हिसाब से बैलेंस कर सकता है, राइट। तो लिख लीजिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपना प्रॉपर नोट्स बना लेना। और ये पॉइंट क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आर independent of what, are independent of stoichiometric, are independent of stoichiometric coefficient। सही है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है एंड दैट इज अ थ्योरेटिकल क्वांटिटी, राइट। तो लिख लीजिए भी, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट स्टोशियोमेट्रिक, rate of reaction depends upon stoichiometric coefficient। तो इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो कंक्लूड होकर आई वो आई कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड, rate of reaction is defined only when balanced chemical reaction is given। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो देखिए, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मैं तभी पूछ सकता हूँ जब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन गिवन है, अदरवाइज मुझे रेट ऑफ रिएक्शन पूछने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस पूछ सकता हूँ, क्योंकि आप कैसे भी बैलेंस करके निकालो वो कोफिशिएंट तो आएगा नहीं। तो राम और लक्ष्मण की तरह आपके रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस सेम आएंगे, क्योंकि आप कैसे भी बैलेंस करो वहाँ आपको 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ रहा था, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन में आपको 2 से डिवाइड कर। ठीक है भाई, तो ये बात लिख लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए यहाँ पर एक चीज और आगे हम लोग बढ़ते हैं, और वो मेरा जो अगला पॉइंट है दैट इज टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप का होता है, तो मैं बताता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका 2 टाइप का होता है। उनमें जो पहली टाइप है दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं बताता हूँ एवरेज आप कैसे निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, तो मैं एक कॉमन एग्जांपल लेता हूँ, एवरेज कैसे निकालते हैं। तो देखिए, एवरेज निकालने के लिए आप ऐसे मान सकते हो कि मान लीजिए आप घर से 5 बजे चले बाइक पे, तो पहले 5 से 6 बजे तक आपने बाइक को 40 किलोमीटर की स्पीड से चलाया। 6 से 7 बजे तक आपने बाइक को 60 किलोमीटर की स्पीड से चलाया। और 8 बजे तक, 7 से 8 बजे तक 80। ठीक, तो मैंने कहा कि यार मुझे एवरेज बताओ, 80 भी नहीं, मैंने तो 100 मान लिया, लेट हो रहे थे। तो आपने देखा यार, आपने टोटल डिस्टेंस पहले घंटे में 40 चला, दूसरे में 60 और तीसरे में 100, 3 घंटे में डिस्टेंस चला, तो कितना हो गया 200/3। तो आपकी जो एवरेज स्पीड आ गई वो इतनी आ गई, 66.66 किलोमीटर पर आवर, राइट। जबकि आप तो कभी चले ही नहीं इससे। तो जो एवरेज निकाली जाती है उसमें आप एक बड़ा टाइम इंटरवल लेते हो, 5 बजे से 8 बजे तक। तो फिर इंस्टेंटेनियस क्या होता है, आप लोग फिजिक्स में अक्सर ये सब चीजें पढ़ते हो। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है, मैंने 5 बजकर 0 मिनट और 0 सेकंड पर अपनी यात्रा प्रारंभ की और 40 किलोमीटर की स्पीड ली, और फिर 5 बजकर 0 मिनट और 0.00000001 सेकेंड। तो ध्यान से देखिए, 1 सेकंड का भी लगभग 10 लाखवां हिस्सा। तो मैंने इतना छोटा इंटरवल लिया, यहाँ मैंने 3 घंटे का इंटरवल लिया था, और यहाँ मैंने 1 सेकंड का भी 10 लाखवां हिस्सा, इतना छोटा इंटरवल लिया। तो मेरी जो भी स्पीड रही होगी, तो ये इंटरवल छोटे होते 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 क्या बन गया, बताइए क्या बन गया, एक इंस्टेंट बन गया। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। 40 किलोमीटर इंस्टेंट की होगी, क्योंकि आपने इंटरवल को बहुत छोटा कर। तो मैं वापस आता हूँ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन
If the rate of reaction is measured over a long interval of time, then it is called average rate of reaction. ठीक है, तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? जैसे आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन किया, तो मान लीजिए रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे घट रही है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ पर टाइम लिया, तो पहले आपकी ये थी मान लीजिए T1 पे, ये थी मान लीजिए T2 पे, ठीक है। तो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिला दोगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा? अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप लिखेंगे डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, और आप लिखेंगे डेल्टा पी बाय डेल्टा। तो डेल्टा पी भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी लिख लो, यहाँ पर टाइम लिख लो, तो भाई वो भी T1 और T2 का रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से यहाँ मान लीजिए ये T1 है और ये T2 है, तो देखिए ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ गया डेल्टा पी बाय। तो ये डेल्टा पी बाय डेल्टा टी है क्या? तो देखिए ये R2 है, ये R1 है। तो जब मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख रहा हूँ, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी कर रहा हूँ, माइनस R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा टी। अब ध्यान से देखिए डेल्टा टी बेसिकली मैं ये भी लिख सकता हूँ T2 माइनस T1, तो इट इज जस्ट लाइक Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ दिस, और ये लाइन क्या है? सीकेंट। लाइन क्या है? सीकेंट। ये आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हो टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड over a long interval of time is called average rate of reaction, right? तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया भैया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द एवरेज रेट इज टेकन ओवर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए ये मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ स्मॉल इंटरवल का क्या मीनिंग। दोबारा से वही ग्राफ मैंने बनाया। तो देखिए स्मॉल इंटरवल का मीनिंग ये होगा, मान लीजिए पहले बड़ा इंटरवल था, ये लाइन थी, फिर ये इंटरवल, पहले आपका इंटरवल ये था T1 T2, आप इंटरवल को छोटा करते गए, छोटा करते करते क्या होगा? एक पॉइंट पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये सीकेंट है, लेकिन यहाँ पर ये क्या बन गया है? टेंजेंट। यहाँ पर क्या बन गया? टेंजेंट। तो ये मान लीजिए मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर ली और ये टाइम लिया, तो यहाँ पर मैं आर ओ आर को डेल्टा की बजाय डी लिख दूँ, डी ए बाई डी टी या डी आर बाई डी टी और डी पी बाई डी। अगर मेरी रिएक्शन आर से पी हो रही है तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। तो बेसिकली इट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ टी, ठीक है, टेंजेंट। टेंजेंट कैसे? जरा ये भी देखिए, पहले इंटरवल इतना बड़ा था, फिर इंटरवल इतना रहा, देखिए सिकुड़ता जा रहा है, फिर इंटरवल इतना रहा, फिर इंटरवल इतना रहा, फाइनली सिकुड़ते सिकुड़ते ये इंटरवल एक पॉइंट बन जाएगा। वहाँ पर इस टाइम के इस इंस्टेंट पर जो भी ये होगा उसे आप क्या नाम दे देंगे? इंस्टेंटेनियस। तो अब आपको इंस्टेंटेनियस भी समझ आ गया, ये लिख लीजिए, और आपको एवरेज भी समझ आ गया, क्योंकि अक्सर मैं क्लास में जो डीपीपी देता हूँ उसमें इसके ऊपर प्रॉब्लम होती है और 80% बच्चे उस प्रॉब्लम को गलत करते हैं। अभी मैं सीकेंट कह रहा हूँ तो ये पॉइंट लाइन पे होने चाहिए, राइट? ये पॉइंट लाइन पे होने यहाँ तक कोई डाउट नहीं? चलिए, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो अब इस पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम मुझे जल्दी से करके दिखाओ। 2A giving you 3B and 4C. Number of moles of B increased by इतने मोल in 10 second 10 लीटर। कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बीम्स। इसमें कैपिटल M पर सेकेंड, कैपिटल M पर सेकेंड, कैपिटल M मतलब मोल पर लीटर पर, एंड रेट ऑफ रिएक्शन अगेन कैपिटल M पर। तो जल्दी से इसे करके दिखाइए, थोड़ा आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगी, ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में निकालना है, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में निकालना है तो आप कैसे करेंगे? आप पॉज करके वीडियो को ट्राई कर सकते हैं, मैं फिर यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। आर ओ आर क्या होगा, बट आप पॉज करके इसे खुद ट्राई कीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी।
आर ओ आर क्या होगा, -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, 1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, 1/4 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ये हो गया आपका आर ओ आर। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी एंड सी, आपको बी का दे रखा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। डेल्टा बी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी फाइनल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इनिशियल बाय डेल्टा टी, एन फाइनल बाय बी, एन इनिशियल बाय बी अपॉन डेल्टा टी। तो अब आप वी बाहर ले लीजिए, एन फाइनल माइनस एन इनिशियल बी का चेंज दे दिया, बी इंटू डेल्टा टी। अब आप देखिए एन फाइनल और एन इनिशियल दे रखा है बी के लिए, बी के इतने मोल इंक्रीज हुए, तो ये चेंज इन मोल ही दे रखा है आपको, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, अपॉन डेल्टा टी कितना है 10, ये भी 10, तो ये कितना आ जाएगा, कैपिटल एम पर सेकेंड। तो ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी आ गया। अब आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या होगा, ये कहाँ से आएगा, अब जानते हो विदाउट कोफिशिएंट आपको लिखना है, विदाउट कोफिशिएंट लिखना है, तो ये आएगा कहाँ से, आप इन्हें इक्वेट कर दीजिए दोनों को। तो जैसे ही आप इक्वेट करेंगे तो यू विल गेट 4/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो 4/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी में क्या होगा, 8 × 10⁻⁻5 मोलर सेकेंड। मेरे हिसाब से अब ये भी हो गई आप। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस, तो ये रेट ऑफ डिसअपेरेंस कैसे निकालेंगे आप लोग, मैं फिर कलर चेंज कर देता हूँ। तो देखिए डिसअपेरेंस में भी कोफिशिएंट नहीं आए, तो आप जस्ट क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो अब आप इसे इक्वेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। 2 को आप इधर ले जाओ, जैसे ही आप ये लिखेंगे 2/3 इंटू, इट विल बी 4 इंटू, तो आपका ये पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। अब आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकालेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो आप किसी की मदद से भी निकाल सकते हैं, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो 2 से डिवाइड और करना डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, तो अभी आपने निकाला ही है, तो ये कितना हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपके सारे आंसर्स यहाँ पर आ चुके, राइट, ए बी एंड सी। तो ये थोड़ी टफ थी बट एक अच्छी प्रॉब्लम थी। चलिए अब थोड़ा सा और आगे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, इसे और करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। मैंने रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा, क्योंकि पिछले केस में मैंने रिएक्शन को बैलेंस करके आपको दिया था, यहाँ मैंने रिएक्शन बैलेंस करके नहीं दी। तो आप कैसे भी बैलेंस कर लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो अलग अलग आ जाएगा, एक बच्चे ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ने 3 से, बट जो डिसअपीयरेंस है वो नहीं बदलेगा, क्योंकि वो कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया क्या होगा, माइनस डेल्टा NH3 ओवर डेल्टा टी। तो पहले 5 से 10 सेकंड के बीच अगर मैं देखूं तो कितना चेंज आया है, ये कितना घटा है, 0.2 माइनस 0.4 अपॉन 4, ये कितना आएगा, 0.04 मोल सेकेंड नंबर। हो गया। अब आपसे पूछा 10 से 20 सेकंड में, तो 10 से 20 में भी आप निकाल लीजिए, कोफिशिएंट तो मुझे चाहिए नहीं, तो माइनस डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी, माइनस यहाँ लगा दो, तो कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 0.2, फाइनल कितनी होगी 0.2 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कितना है 10, तो ये कितना आएगा 0.02। मेरे को हटना पड़ा, कोई बात नहीं, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 0.02। तो भाई इस तरह आप लोग रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस निकाल सकते। मैं आज की क्लास के बाद डीपीपी भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो ग्रुप आप आज ही ज्वाइन कर लें तीव्रा, तो इस ग्रुप पे मैं डीपीपी भी शेयर कर दूंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन,
तो देखिए सबसे पहला तो नेचर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट, कि भाई रिएक्शन आपकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हो रही है तो अलग रेट आएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हो रही है तो अलग रेट आएगा। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन है, आपने 1 मोलर ली तो अलग रेट आएगा, 3 मोलर N2 लिया तो अलग रेट आएगा। तीसरा टेम्परेचर है, तो अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे क्या होगा, वो अगली क्लासेस में। बट हाँ, ये 3 फैक्टर हैं जो हर रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। इनके अलावा अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर कोई रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो सनलाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, धूप में रख दिया तो फास्ट हो जाएगी, छाँव में रख दिया तो स्लो होगी। सरफेस एरिया बढ़ाने पर भी रिएक्शन फास्ट हो जाएंगे। जैसे आप जला रहे हो, मान लीजिए लकड़ी का पीस, इसे जलाऊंगा नहीं जलेगा, बुरादा बना के जलाऊंगा, सर्विस एरिया बढ़ाऊंगा तो जल्दी से जल जाएगा, जलना भी एक केमिकल रिएक्शन। तो इन फैक्टर्स के अलावा, किन फैक्टर के अलावा, नेचर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टेम्परेचर, इनके अलावा देर आर कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये और फैक्टर भी हैं जिन पर किसी रिएक्शन का रेट क्या करता है, डिपेंड करता है, राइट। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, ये लिख लीजिए भैया आप अपनी कॉपीज में। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होनी चाहिए। तो हमने रेट ऑफ अपीयरेंस पढ़ा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पढ़ा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी अभी आपने पढ़ा, जैसे मैंने ए से बी लिखा तो आप आर ओ आर क्या लिख दे हो, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी लिखते हो या नहीं, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में। आप चाहो तो इसे मोल की टर्म में भी लिख सकते हो, डेल्टा एन ए बाय डेल्टा टी और डेल्टा एन बी बाय डेल्टा टी। तो आप इसे कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में भी लिख सकते हो, आप इसे प्रेशर की मोल की टर्म में भी लिख सकते हो, राइट। अब मैं बताऊंगा यहाँ के बाद कि अगर मेरे कंटेनर में दो गैस हैं ए और बी, ए से बी बन रहा है तो दोनों ही प्रेजेंट होंगे और कंटेनर की वॉल्यूम भी मुझे पता है। तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, मोल ऑफ ए बाई वी इंटू आर टी। तो इसी को मैं कह सकता हूँ पी ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी, पी बी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी, क्योंकि मोल अपॉन वॉल्यूम कोई मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं या नहीं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, लिख लीजिए। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल्टा पी ए बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बी बाई डेल्टा, चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, चेंज इन पार्शियल प्रेशर। माइनस क्यों आया, क्योंकि ए का पार्शियल प्रेशर घटा है, प्लस क्यों आया, क्योंकि बी का पार्शियल प्रेशर बढ़ा है, राइट। ये बातें आप दिमाग में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कन्वर्जेंस भी कर सकते हो, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होता है मोल्स ऑफ ए, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी। तो डेल्टा पी ए क्या होगा, डेल्टा ए आर टी। तो अब आप डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, डेल्टा टी से आप जैसे ही डिवाइड करोगे तो अब आपके पास ये रिलेशन ये आ गया रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को आप पार्शियल प्रेशर में भी कर सकते हो, आर टी से इधर से उधर करना। तो अगर आपको डेल्टा ए बाय डेल्टा टी दिया है तो आर टी से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा पी ए बाय डेल्टा, राइट। तो यहीं से आपका आता है कि किसी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो सकती है, यूनिट्स ऑफ आर ओ आर, यूनिट्स ऑफ आर ओ आर क्या क्या यूनिट हो सकती है, अब मैं बताता हूँ। मोल पर यूनिट टाइम, यानी मोल पर सेकेंड, मोलर पर सेकेंड, या फिर पार्शियल प्रेशर आपका एटीएम में भी हो सकता है, बार में भी हो सकता है, पास्कल में भी हो सकता है। तो ये यूनिट हो सकती है, किसकी यूनिट हो सकती है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन। देख लीजिए ये आपका इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, कन्वर्जन कॉन्सेंट्रेशन से आप पार्शियल प्रेशर में जा सकते हो, बट वो सिर्फ गैस के लिए जाओगे, ठीक है। तो सिर्फ आप किसके लिए जाओगे भाई, गैस के लिए, ध्यान रखना है सब, राइट। तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं, और आज जो भी मैंने पढ़ा है मैं उससे रिलेटेड डीपीपी ग्रुप पे ईवरा पे शेयर कर दूंगा, डीपीपी भी शेयर कर दूंगा, मॉड्यूल भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये लेक्चर अपलोड होते ही आपको डीपीपी और मॉड्यूल भी मिल जाएगा, तो आप उसे फॉलो कीजिए।
और आपका एक लेक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप उसे करते जाइए, बाकी के मैं आपको डीपीपी के आंसर सॉल्यूशन वो सब ग्रुप में आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है भाई, एंड आई होप यू रियली एंजॉय टुडेज क्लास। और अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट क्लास में, राइट। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू एवरीवन।